Assalamualaikum dear students. I am Ghulam Dastagir, subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. Dear students, you are going to have my video lecture on chemistry FSC part 1. Let's start today's lecture. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस से है, जिसमें हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो होंगे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन सी हैं या क्या होती हैं, सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। देन रीज़न फॉर कॉलिंग कॉलिगेटिव्स, तो इन प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव क्यों कहा जाता है, हम इसकी रीज़निंग को देखेंगे। उसके बाद फिर हम इन प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और फिर लास्ट पे हम कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो हमारा प्री नॉलेज है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो solution is formed when we add a small amount of a component, liquid or solid, called solute, into a large amount of pure liquid called solvent। कि जब हम सॉल्यूट की, लिक्विड या सॉलिड की थोड़ी सी मिकदार को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, जो कि ज़्यादा मिकदार में होता है, तो सॉल्यूशन बनता है। जब सॉल्यूशन बनता है देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम प्योर लिक्विड। तो फिर सॉल्यूशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस प्योर लिक्विड सॉल्वेंट से चेंज हो जाती है। मसलन कैसे चेंज होती हैं, हम एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज वी नो दैट the freezing point of water is 0 degree Celsius and boiling point of water is 100 degree Celsius। हमें जैसे पता है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। When we add small amount of salt or sugar into water, a solution will be formed। लेकिन जब हम इसमें थोड़ी सी मिकदार नमक या चीनी की ऐड कर देते हैं तो फिर अब ये सॉल्यूशन बन गया है या सॉल्यूशन बन जाता है। जब सॉल्यूशन बनता है, नाउ द सॉल्यूशन विल फ्रीज बिलो दैन 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट हायर दैन 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह हुआ, इट मीन्स दैट सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सच एज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर विल बी चेंज फ्रॉम प्योर वाटर। इसमें कितनी चेंज आएगी, बट हाउ मच द चेंज इन द प्रॉपर्टीज विल टेक्स प्लेस। इसमें कितनी चेंज आएगी, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड। ये डिपेंड करेगा कि हमने सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स ऐड किए हैं। पार्टिकल्स मीन मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो फिर हम अब डेफिनेशन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, वो क्या होती हैं। तो डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ सॉल्यूट एडेड आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस मॉलिक्यूल्स या आयंस पर डिपेंड करती हैं, लेकिन सॉल्यूट की नेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। इनका सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती,
बल्कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर, इनके दोनों की रेशियो के ऊपर डिपेंड करती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो फिर ये कितनी किस्म की हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फॉलोइंग आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। नंबर 1, lowering of vapor pressure. Number 2, elevation of boiling point. Number 3, depression of freezing point. और नंबर 4 है osmotic pressure. अब हम बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव क्यों कहा जाता है, Why these properties are called colligative. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। Let us take 6 gram of urea, 18 gram of glucose and 34.2 gram of sucrose and dissolve them separately in 1 kg of water. फर्ज करें कि हम 3 सॉल्यूशंस बनाते हैं। एक सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया लेते हैं, दूसरे में 18 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं और तीसरे में 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज लेते हैं और इनको अलग अलग 1 किलो पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। अपेरेंटली इट सीम्स दैट सुक्रोज शुड शो द मैक्सिमम चेंज इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू लार्ज अमाउंट। हमें ज़ाहिरी तौर पर ये नज़र आता है इन क्वांटिटीज़ की देखते हुए कि चूँकि सुक्रोज की हमने ज़्यादा मकदार इस्तेमाल की, वो है 34.2 ग्राम, तो इसको ज़्यादा चेंज शो करना चाहिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर, while urea should have the minimum change in properties due to less amount. लेकिन the change in properties in all 3 solutions will be equal at given temperature. लेकिन हकीकत में क्या है कि तीनों जो सॉल्यूशन बनाए हमने, तीनों सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया वो एक जैसा है। क्यों? बिकॉज the number of moles of solutes in all these solutions are equal. क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल किए तीनों सॉल्यूट्स के वो बराबर हैं, और जब हमने 0.1 मोल इस्तेमाल किए सबके, तो फिर जब ये सॉल्यूशन बना तो वो बना 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ईच सब्सटेंस। मोलल मीन इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 0.1 मोल है तीनों सॉल्यूशन के हवाले से। इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम एक मोल, पहले हमने 0.1 मोल इस्तेमाल किया, अब हम उनका एक मोल इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी डिसॉल्व 1 मोल ऑफ ईच, 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज सेपरेटली इन 1 kg ऑफ वाटर to make 1 molar solution of each. अब हम it is observed that the boiling point of these 3 solutions are elevated or rises for 0.52 degree Celsius. तो ये देखा गया, जब हम एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये देखा गया कि इन तीनों सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.52 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाता है, एलिवेट कर जाता है। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिप्रेस्ड और लोअर्ड इन दीज 3 केसेस फॉर 1.86 डिग्री सेल्सियस। इस तरह तीनों सॉल्यूशंस में इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1.86 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर जाता है या लो हो जाता है। Thus all 3 solutions will boil at same temperature 100.52 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ था तो अब ये तीनों सॉल्यूशन 100.52 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेंगे और फ्रीज एट -1.86 डिग्री सेल्सियस, और इनका फ्रीजिंग पॉइंट -1.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा विद रेफरेंस टू वाटर मॉलिक्यूल। दीज वैल्यूज, अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हैं, these values of elevation of boiling point and depression of freezing points are called molar boiling point constant and molar freezing point constant, या इनको हम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट
और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं सॉल्यूशन को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करने के लिए जो कि ज़रूरी हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मोस्टली स्टडीड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मली डाइल्यूट सॉल्यूशन के हवाले से स्टडी की जाती हैं। देन टू ऑब्जर्व द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड बाय द सॉल्यूशंस। नंबर 1, solution should be dilute. Number 2, solute should be non-volatile. And number 3, solute should be non-electrolyte. अब हम कुछ जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से एक टाइप को ज़रा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वो किस तरह कम होता है या कितना कम होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेपर प्रेशर क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड। कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसके वेपर्स का वो प्रेशर होता है जो वो डेवलप करते हैं उस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हुए। इन ए प्योर सॉल्वेंट the molecule can escape from all over the surface of liquid and the entire surface is occupied by these solvent molecules only। जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है तो वो सरफेस के ऊपर यानी कि सरफेस जो लिक्विड की है वो सारी की सारी इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें कोई और मॉलिक्यूल नहीं होता। जैसे ये डायग्राम हमारे सामने है, हम देख रहे हैं कि ये फ्लास्क के अंदर सॉल्वेंट है जो प्योर फॉर्म में है। इसमें जो ब्लू कलर सर्कल आपको नज़र आते हैं ये शो किए गए हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। अगर आप देखें तो इसमें सरफेस के ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही हैं, उसमें कोई और मॉलिक्यूल पार्टिकल नहीं है किसी और सब्सटेंस का। इसलिए जो वेपर्स बनेंगे वो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा बनेंगे क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे सरफेस एरिया से और फ़ज़ा में जाएंगे। बट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट ए सॉल्यूशन इज फॉर्म। लेकिन अगर हम इस सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं फिर सॉल्यूशन बन जाता है। Now the surface area of solution is occupied by solvent molecule along with solute molecules। कि अब जो surface area होगा उसमें सिर्फ solvent के molecule नहीं होंगे बल्कि उसमें solute के molecules भी होंगे जो हमने ऐड किया है उसके अंदर। जैसा ये डायग्राम हमारे सामने है, हम देख रहे हैं जो पिंक कलर के सर्कल्स हैं वो solute के molecules हैं। क्योंकि सॉल्यूट हमने बहुत कम मिकदार में ऐड किया था तो इसके मॉलिक्यूल भी कम मिकदार में होंगे। तो अब जो लिक्विड की सरफेस एरिया बनेगा जो सॉल्यूशन का उसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं होंगे जैसे पहले प्योर सॉल्वेंट में थे, बल्कि अब इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे जैसे पिंक कलर के आपको नजर आते हैं। Thus the escaping tendency of solvent molecules from the solution surface decreases। और इस तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जो कैपेसिटी है या टेंडेंसी है एवेपोरेट होने की वो कम हो जाएगी क्योंकि अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी कुछ स्पेस कवर करेंगे सरफेस की। तो फिर जहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे वहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एवेपोरेट नहीं कर सकेंगे। जब एवेपोरेट नहीं कर सकेंगे फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम तादाद में एवेपोरेट होंगे। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एवेपोरेट नहीं होंगे क्योंकि वह नॉन वोलेटाइल है। एज अ रिजल्ट लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वेपर्स पर यूनिट टाइम। नतीजतन क्या होगा कि पर यूनिट टाइम में कम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे और फिर नेट इफेक्ट इज डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर्ड विद द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के रेफरेंस में या प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये डायग्राम हमारे सामने है, इसमें फ्लास्क के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं। क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं तो फिर वो ज़्यादा मिकदार में इवेपोरेट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है। जब तादाद ज़्यादा होगी तो वो वेपर प्रेशर भी डेवलप करेंगे, वो भी ज़्यादा होगा। जो एरो साइन से हमें नज़र आता है कि वेपर प्रेशर जो यहाँ पर उसने ये शो किया है प्योर सॉल्वेंट ने। लेकिन हम इसके मुकाबले में जब सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल देखते हैं तो यहाँ पर इस डायग्राम में सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब सॉल्यूशन में चूँकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होते, फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अब पहले की निस्बत कम इवेपोरेट हो रहे हैं। जब मॉलिक्यूल कम इवेपोरेट होंगे तो फिर वो वेपर प्रेशर भी कम डेवलप करेंगे, जो कि एरो से शो किया गया है कि अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो गया है। तो अब कितना कम होगा ये वेपर प्रेशर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए फिर हम thus the decrease in vapor pressure delta P is given by, कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग वेपर प्रेशर को हम शो करते हैं डेल्टा पी से, उसको हम कहते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। यहाँ पर डेल्टा पी क्या है? चेंज इन वेपर प्रेशर है। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। Rhodes observed that the lowering in vapor pressure of pure solvent is only due to the concentration of solute particles. Rhodes जो कि केमिस्ट था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद की वजह से है। तो फिर उसने एक रिलेशनशिप डेवलप किया और एक इक्वेशन डेवलप की। Thus, Rhodes developed a quantitative relationship between the change of vapor pressure of a pure solvent and the mole fraction of solute, which is called Rhodes law. अब Rhodes law क्या है फिर? According to equation 3 of Rhodes law, हमने Rhodes law की 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं पहले। तो तीसरी इक्वेशन के मुताबिक the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। कि relative lowering ratio between, relative क्या है? ratio between vapor pressure of pure solvent and change in vapor pressure। relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। delta P over P naught relative lowering of vapor pressure है, ये ratio है between change in vapor pressure and vapor pressure of pure solvent। किसके बराबर है? इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2। मोल फ्रैक्शन को हम x से लिखते हैं तो इसलिए x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेयर डेल्टा p इज डिक्रीज और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, p नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कम होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो उनमें से एक जो एप्लीकेशन है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की, वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कैन आल्सो बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कि इनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम मालूम कर सकते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। मतलब वो कैसे करेंगे? हम अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ जो भी हमने पढ़ा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम x2 से लिखते हैं। ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन होती है रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो हमारे पास कंपोनेंट हैं, तो N2 and N1 are the number of moles of solute and solvent respectively, then the mole fraction of solute X2 will be, फिर हम X2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे?
x2 हमारे पास कैलकुलेट हुआ x2 इक्वल टू N2 ओवर N1 प्लस N2। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, कि हमारे पास बन जाएगी डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू N2 ओवर N1 प्लस N2, क्योंकि x2 हमारे पास था N2 ओवर N1 प्लस N2, तो हमारे पास फिर इक्वेशन बन गई डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू N2 ओवर N1 प्लस N2। एज द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, क्योंकि हमने बात की कि ये सोल्यूशन सिर्फ वो सोल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं जो डाइल्यूट होते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन भी डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब कि इसके अंदर हमने सॉल्यूट की मिकदार को बहुत कम इस्तेमाल किया है। देन N2 कैन बी इग्नोर्ड इन डिनोमिनेटर, तो फिर डिनोमिनेटर में N2 को इग्नोर किया जा सकता है। देन द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू N2 ओवर N1। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब N2 या N1 हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कैलकुलेट करने का जो कुलिया होता है या फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है गिवन मास ऑफ द सबस्टेंस ओवर मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस। तो गिवन मास को हम यहाँ पर W से लिखेंगे, तो N1 हमारे पास है W1 ओवर M1, और इस तरह N2 हमारे पास हो जाएगा W2 ओवर M2। तो जब हम N2 ओवर N1 की जगह पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाय W1 ओवर M1। हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डेल्टा पी ओवर पी नॉट हमारे पास हो गई है W2 ओवर M2 मल्टीप्लाइड बाय M1 ओवर W1। तो हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो M2 हम अगर कैलकुलेट करें, M2 हमारे पास है P नॉट ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय W2 M1 ओवर W1। तो M2 यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह molecular mass of solute can be calculated by the help of this equation। इस तरह इस इक्वेशन के ज़रिए हम फिर किसी अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का molecular mass भी मालूम कर सकते हैं, जो कि उसकी एक एप्लीकेशन है। इस तरह हमने जो आज पढ़ा हम उसको एक दफ़ा रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात की कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस क्या होती हैं। तो हमने डिफ़ाइन किया था कि वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स बट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। कि वो प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि उसकी टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स हमने यहाँ पर 4 पढ़ी हैं, जिसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि इनको हम कोलिगेटिव क्यों कहते हैं, कि हमने यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज की डिफरेंट अमाउंट यूज़ की, लेकिन चूँकि नंबर ऑफ मोल्स हमने देखा वो बराबर थे, तो फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में चेंज आया, वो बराबर था। चूँकि इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, इसलिए हम उसको कोलिगेटिव कहते हैं। और फिर हमने उनमें से जो प्रॉपर्टीज़ की टाइप हमने पढ़ी थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जहाँ पर वो थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हमने उसके बाद रोड्स लॉ के हवाले से फिर हमने देखा तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमने पढ़ा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू x2। उसके बाद फिर हमने इसकी एप्लीकेशंस को देखा। तो एप्लीकेशंस क्या हमने देखी कि हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हम किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी मालूम कर सकते हैं। अब छोटी सी असाइनमेंट आप लोगों के लिए। वो असाइनमेंट क्या है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं
डिफाइन एंड नेम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। कि आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है और उनके नाम लिखने हैं, वो कौन कौन सी हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस इज लोअर दैन द प्योर सॉल्वेंट। कि सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम क्यों होता है। नंबर 3 है राइट नेसेसरी कंडीशंस फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जो कि ज़रूरी हैं किसी भी सॉल्यूशन को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करने के लिए। और लास्ट है ऑन विच फैक्टर्स द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स। कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। इस तरह हमारा जो लेक्चर है वो हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपने तवज्जो से सुना होगा।